हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो कि है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि मोटापा एक बीमारी अनेक। तो इसी बीच आज हमारे दरमियान है डॉक्टर अरुण भारद्वाज, जो कि जाने माने जेनेटिक सर्जन है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ओबेसिटी जो है, मोटापा, ये है क्या? ओबेसिटी जैसे हम कहें कि हम मोटापा तो हम कहते ही हैं कि मोटापा ये इंसान मोटा है, ये इंसान पतला है। लेकिन इसे मेजर करने का, इसे जानने का एक मापदंड भी जरूरी है, एक मेजरमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाई जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई। तो हम जो बीएमआई जो है हाइट और वेट से कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि जैसे हम वेट इन किलोग्राम और हाइट को मीटर स्क्वायर करके कैलकुलेट करते हैं। तो जब ये बीएमआई एक लेवल के ऊपर होता है तब हम कहते हैं कि ये बंदा ओबीस है यानी कि मोटा है। तो नॉर्मली जो बीएमआई है वो 18.5 से 25 के बीच में होता है, जो एक हेल्दी बीएमआई माना जाता है। 25 से 30 के बीच में जो है वो ओवरवेट माना जाता है, और उसके बियॉन्ड फिर ओबेसिटी शुरू होती है। क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2 ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी, सुपर मॉर्बिड ओबेसिटी। तो इस चीज को कैटेगराइज करने के लिए क्राइटेरिया ये कैटेगराइज करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने क्राइटेरियाज बनाए कि इट बिकम्स इजी कि जब आपके पास कोई भी बंदा आए, आपको देखना है कि वो मोटापे में आता है कि नहीं आता है, तो आप बीएमआई से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सर, आपके हिसाब से इंडिया में ओबेसिटी का क्या स्टैटिस्टिक्स है? जो स्टैटिस्टिक्स अगर आपको कहूंगा तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि जो इंडिया की जो रैंकिंग वर्ल्ड वाइड है वो ओबेसिटी में थर्ड रैंक पे है। तो वी कैन नॉट बी दैट प्राउड कि हाँ भाई हम थर्ड रैंक पे खड़े होते हैं, क्योंकि ओबेसिटी इज नॉट अ गुड थिंग। और एक टाइम था जिस टाइम पर माल न्यूट्रिशन हम कहते थे कि भाई भूखमरी की वजह से लोग ज्यादा मरते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी ओबेसिटी उसी टक्कर में आ गया कि ओबेसिटी रिलेटेड जो बीमारियां हैं उससे वजह उसके कारण से जो मॉर्बिडिटी हो रही है या जो मौतें हो रही है वो भूखमरी से भी ज्यादा होती जा रही है दिन ब दिन। तो एक तरह से वो कहते हैं ना कि हम हृष्ट पुष्ट हैं या हम सेहतमंद है या ये है, पर वो दिमाग से माइंडसेट हटाना जरूरी है कि हर एक गोल बच्चा या हर एक अट्टा कट्टा आदमी जो है हेल्दी है, जरूरी नहीं है। तो नॉर्मली हम जैसे कहते थे कि कोई हमें हेल्दी दिखता तो कहते हैं खाते पीते घर का है। हाँ, तो वो खाते पीते घर वाला क्राइटेरिया जो है ना, वो खान पान जो है बाद में नुकसान करता है, बाद में पता जी। चलता है कि खाते पीते घर का इंसान बाद में दिक्कत में आ रहा है। सर, अभी आपने एक वर्ड यूज किया, मॉर्बिड जाता है। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? इसके क्या कॉजेज हैं और क्या इसके सिम्टम्स हैं? हाँ, तो जैसे मैंने कहा था कि जो बीएमआई क्राइटेरिया जो बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया था कि जिसे हम कैटेगराइज कर सके कि नॉर्मल वेट में कौन आता है, अंडर वेट में कौन आता है, ओवर वेट में कौन है, उसके बाद ओबेसिटी में कौन आता है। तो मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब होता है जो ओबेसिटी आपको मॉर्बिड बनाए। मॉर्बिड का मतलब जिसकी वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी लिमिट हो जाती है। तो जैसे जिनका बीएमआई 25-30 के आसपास होगा वो ओवरवेट में इसलिए आते हैं कि उसके बाद भी वो अपनी एक्टिविटी कर पाते हैं, उतनी लिमिटेशन नहीं होती। लेकिन जब वो बीएमआई 35-40 के बियॉन्ड, उसे मॉर्बिड ओबेसिटी कहा जाता है, जिनमें कोई बीमारी नहीं है, और 35 के बियॉन्ड जिनमें कोई बीमारी है। इनमें ये देखा गया कि पहली बात, उस ओबेसिटी की वजह से इनमें फिजिकल लिमिटेशन हो जाती हैं, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, चलना फिरना भागना। एक नॉर्मल इंसान जो एक्टिविटी कर सकता है वो नहीं कर पाते हैं, जल्दी थक जाना। और दूसरा, इस इतनी ओबेसिटी में उनको बाकी जो बीमारियां होती है वो उनसे ग्रस्त होते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, या थायराइड डिसऑर्डर्स हो गए, जॉइंट पेन हो गया, लिवर डिजीजेज हो गई, या औरतों में जो होता है जैसे हम कहते हैं पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवरीज होती है, इनफर्टिलिटी, बांझपन हो गया, कैंसर हो गया। तो ये सारे जो बीमारियां हैं मॉर्बिड ओबेसिटी पेशेंट्स में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये मॉर्बिड ओबेसिटी इसीलिए कैटेगराइज किया गया बिकॉज इस बीएमआई के बियॉन्ड जो है पेशेंट्स, ओबेसिटी से निजात पाना उनके लिए आसान नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एब्सोल्युटली नामुमकिन है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो फिजिकल एक्टिविटी, डाइट और सब चीज करने के बावजूद कुछ वजन कम कर पाते हैं, कुछ महीनों तक कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो वापस वो उसी सेट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि एक बॉडी का सेट पॉइंट बन जाता है। तो मॉर्बिड ओबेसिटी मतलब वो ओबेसिटी जो जिसका आप कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, एक तरह से, अगर मैं उसे शॉर्ट तरीके से समझाना चाहूँ। तो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग ओबीज एंड बीइंग फैट? अब ये क्राइटेरिया आएगा कि जैसे हम कहें बीएमआई, बीएमआई जो है वेट और हाइट, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वेट और हाइट मैंने कहा, लेकिन इसमें हमने ये नहीं देखा कि भाई पेशेंट का, जो बंदे का जो है उसका मसल बिल्ड कैसा है। भाई
जरूरी नहीं है कि मेरा बीएमआई नॉर्मल है या मैं हल्के से ओवरवेट में हूँ, जरूरी नहीं कि उस ओवरवेट की बीएमआई के अंदर भी मेरी तोंद हो सकती है और मेरा मसल मास कम हो सकता है। तो हर एक ओबीज बंदा फैट हो जरूरी नहीं है, या हर एक फैट बंदा ओबीज हो जरूरी नहीं है। अगर हम नॉर्मल बीएमआई में भी आ रहे हैं तो हो सकता है हम फिर तब भी फैट होंगे। तो इसीलिए बीएमआई के साथ साथ दूसरा एक क्राइटेरिया होता है कि जिसे हम कहते हैं बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। तो इनकी अलग अलग मशीन अवेलेबल होती है, हमारे पास भी हॉस्पिटल में होती है, जो आपकी बॉडी कंपोजिशन देख के बता सकती है कि वेदर यू फॉल इन अ फैट क्राइटेरिया, वेदर यू आर हेल्दी। जैसे आप जिम वाले देखोगे तो जो मस्कुलर बॉडी वाले होते हैं उनका वजन होता है 100 120 किलो है, ठीक है, और उसी हाइट का जो नॉन मस्कुलर बंदा होगा उसका वजन होगा 85 90। तो उसका तो बीएमआई बहुत बढ़ गया, जिसकी बॉडी बनी हुई है, मसल बनी हुई है। तो उस केस में आपको बॉडी कंपोजिशन भी देखना पड़ता है और साथ में बीएमआई भी देखना पड़ता है। सर ये जो इतने ये जो हम जिम जाते हैं देखते हैं आजकल वहाँ बहुत वो प्रोटीन्स और कुछ काफी न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उसका भी इफेक्ट होता है कुछ ओबेसिटी के अंदर? देखो ओबेसिटी में तो उतना फर्क नहीं, मतलब देखो ये है कि जो प्रोटीन्स है, ऑब्वियसली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इस मतलब बॉडी की जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, जो हम कहते हैं, वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो कई बार ये होता है कि हमारी डाइट जो है इट इज नॉट सफिशिएंट इन प्रोटीन्स, तो हमें थोड़ा सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ प्रोटीन लेना होता है। ये जितना नेचुरल हो उतना बेटर है। जैसे कि नॉनवेज में अंडे होते हैं, चिकन होते हैं, फिश हो गया, मीट हो गया। और वेजिटेरियन फूड्स में थोड़ा सा कमी इसलिए होती है कि उधर प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन स्टिल वी हैव पनीर, वी हैव पल्सेस, वी हैव सोयाबीन, ये हो गया, सोयाबीन भी। सोयाबीन हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस है। इसके बियॉन्ड भी जब एक्सेस वर्कआउट करते हो तो लिटिल बिट ऑफ वे प्रोटीन हियर एंड देयर जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हो आप ले सकते हो, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट अंडर प्रॉपर सुपरविजन। लेकिन प्रॉब्लम कब कब होती है, जब उन्हीं सप्लीमेंट्स में प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, क्रिएटिनिन और ये सारी चीजें ली जाती हैं। ये भी मॉडरेट अमाउंट में, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि स्पोर्ट्स फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल हैं जो सर्टिफाइड है, तो दे कैन गाइड यू प्रॉपर्ली। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि नीम हकीम खतराए जान वाला हिसाब है। जैसे डॉक्टर के नाम पे सब बैठे हुए हैं, दुनिया भर में आप जाओगे तो झोला छाप डॉक्टर भी बैठे हैं जो आपको हर एक तरीके की दवाई देता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि किस डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, उसी आप आपको किस जिम में किस इंस्ट्रक्टर से आपको एडवाइस लेनी है या क्या करना है वो जानना जरूरी है। एंड एवरीथिंग इन मॉडरेट अमाउंट, बेटर टू कीप इट नेचुरल। सर हमारे साथ एक दो पार्टिसिपेंट्स भी हैं, मैं देख सकता हूँ हरिदर्शन जी हैं, नमिता जी हैं। तो आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर से? नमिता जी आप कुछ पूछना चाहेंगी? मैं सुन रही हूँ जी। अच्छा, कुछ आपका हाँ जी नमिता जी। आप पूछना चाहें सर से? सर इज अ अच्छा जी। ब्रेड और ओबेसिटी की स्पेशलिस्ट है। हरिदर्शन जी आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से, कुछ लाइफस्टाइल के ऊपर? हरिदर्शन जी। हेलो। हाँ जी हरि जी, कुछ पूछना पूछना चाहेंगे आप कुछ सर से? जी जी, पूछना चाहेंगे सर से। हाँ जी जी हरी जी बताइए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हम ये पूछना चाहते हैं, जब हम नेचुरल, जब हम गर्मी में, जब हम घर पे हम योगा करते हैं या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे बॉडी से पसीना निकलता है और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बॉडी बहुत सारा, मतलब हम काम किए हैं अपने बॉडी पे और पसीना के जरिए वो दिखता है और हल्का फील होता है अब शरीर को। लेकिन जब वही चीज हम ठंड में करते हैं तो पसीना तो ना के बराबर निकलती है, लेकिन अंदर से लगता है कि जो हाँ हार्ड वर्क किए हैं लेकिन पसीना कुछ नहीं आ रहा है। तो उस समय क्या बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है, और उस समय जिस समय पसीना आता है बॉडी से, उस समय क्या प्रभाव पड़ता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए वैसे मैं कहूँ कि देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बिकॉज हमें जानना ये जरूरी नहीं है कि पसीना कितना छूट रहा है, जानना ये जरूरी है कि हमारी कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है। जैसे हम कहते हैं कि जब अगर आप जिम में जाओगे तो जिम में एसी है, ठीक है, वहां पे आपको थोड़ी सी गर्मी कम लगती है, और आप बाहर गार्डन में जाके करोगे तो आपको पसीना ज्यादा छूटेगा। लेकिन इवेंचुअली हमें ये देखना है कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है, ना कि पसीना कितना छूट रहा है। दो ये जो है ज्यादा स्वेटिंग होती है तो इट अमाउंट्स टू स्लाइटली मोर अमाउंट, कि ज्यादा थोड़ी कैलोरीज और बर्न हो रही हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप सर्दी के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करो, बिकॉज इनफैक्ट सर्दी के टाइम पे इट इज इवन मोर बेनिफिशियल। अगर आप प्रॉपरली वार्म अप करके एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो आपके अंदर एक गर्मी आती है, गर्माइश आती है, दूसरा आप फिजिकली एक्टिव होते हैं,
तो उस फिजिकल एक्टिविटी से जैसे आप देखोगे आप ना, अगर जो इंसान वर्कआउट करता है, योगा करता है, जो 5-10 दिन कंटिन्यूअसली करता है और फिर जैसे कर रहा है 2-3 महीने और उसने 5-10 दिन के लिए भी छोड़ेगा ना, उसको अपने बॉडी पे असर नजर आना शुरू हो जाता है। तो चाहे जी, सर्दी जी। हो, चाहे गर्मी हो, या जिस भी टाइम में हो, उस टाइम पे अपनी फिजिकल एक्टिविटी आप बरकरार रखिए। पसीना आए या नहीं आए वो बहुत ज्यादा नहीं मैटर करेगा। आप कितना अच्छा। एफर्ट डाल रहे हैं और कितना आप एक्सर्ट करके कितना आप बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है ना, मेंटली माइंड पे थोड़ा-सा हाँ, मतलब का थोड़ा-सा, हाँ, मैंने किया है, हाँ, इतना सारा वो पसीना लेकिन निकला है। और वो ठंड में हमारी क्या होता है, विचारधारा अरे है। यार आई थिंक कुछ हेलो। नेटवर्क का इशू आ रहा है। हम्म, एनीवे सर, मैं एक आपने बड़ी अच्छी बात कही थी थोड़ा टाइम पहले कि चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन के ऊपर आपने अभी एक पॉइंट छेड़ा था। हम्म, लेकिन अगर हम सब बात करें आजकल स्कूल में, चलो आजकल तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं पहले की बात करूंगा। चाइल्डहुड हम्म, ओबेसिटी हम देखते हैं कि बहुत कॉमन एक इशू है। तो चाइल्डहुड हम्म। ओबेसिटी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या है, कुछ मतलब बच्चों पे इतना फैट क्यों है, क्या जंक फूड की वजह से है, या हमारा घर का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है, या कुछ हेरिडेटरी है, वो थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा आप हमें बताएं। पहले तो मैं कहूंगा आप ये क्यों नहीं कह रहे कि आजकल आजकल स्कूल क्यों नहीं, बल्कि आजकल तो और एक्टिविटी कम हो गई है। बच्चे जो स्कूल जाते थे और फिजिकल एक्टिविटी जो थी वो लिमिट हो गई और लिमिट हो गई तो है जी। इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो बच्चों में जैसे अगर हम कंसिडर करें, पहला सबसे बड़ा इशू है कि मोबाइल, एक मिनट बेटा। टीवी। ट्विंकल जी, आई थिंक आवाज म्यूट कर लें। डॉक्टर ट्विंकल, एक बार आप प्लीज म्यूट कर लें मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी। जैसे मैं कह रहा था कि एक तो प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कि अभी आप जितने भी देखेंगे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं या बाकी भी जो अभी आजकल काउंसलर्स होते हैं, वो यही कहते हैं कि मोबाइल, टीवी, मैक्सिमम स्क्रीन टाइम जाता है। उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम से कम हो गई है, मतलब फिजिकली बाहर जाना बच्चे प्रेफर नहीं करते, उनको पकड़ पकड़ के भेजना पड़ता है, आप क्रिकेट खेलो, जाइए, फिजिकल एक्टिविटी। थर्ड, जंक फूड की अवेलेबिलिटी, जैसे ब्रेड हो गई, मैगी हो गई, और सबसे जो कॉमनली देखते हैं मैकेन और ये सारे जो फ्रेंच फ्राइज है, प्रिजर्वेटिव बेस्ड जो है, ये सारी चीजें तुरंत डाली, तेल में पकाई और बच्चों को खिला दी। तो दीज आर नॉट हेल्दी फूड, दीज आर शॉर्टकट फूड जो हम बेसिकली बच्चों को दे रहे हैं। एक तरह से इट इज लाइक जहर जो हम दिए जा रहे हैं। तो एक्टिविटी कम होना, मोबाइल, टीवी, जंक फूड, और लास्ट जो है जो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, जैसे माता पिता हैं या दादा परदादा है, एक फैमिली में भी कई बार वो चीज रन करती है। और आखिरी चीज जो है बेसिकली पेरेंट्स को देख के बच्चे सीखते हैं। आप कितना भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बच्चे जो है वो बेसिकली देखते हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं या फैमिली में क्या हो रहा है। अगर मदर फादर हेल्दी हैं, सिबलिंग्स हेल्दी हैं, बच्चा अपने आप जोश में आता है। अगर मदर फादर ढीले हैं तो बच्चा भी ढीला होगा। तो ये सारे मिलजुल के फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली चाइल्डहुड ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जैसे हम अगर बात करेंगे आगे, कि मैं बेरियाट्रिक सर्जन हूँ, तो सबसे यंगेस्ट जो बच्चा है जिसमें बेरियाट्रिक सर्जरी की है वो 6 साल का बच्चा है इंडिया में जो है। और वो इस कारण से करने, उसमें ये नहीं था कि उसमें बेसिकली मोटापे का कई बार ना रीजन होता है। बच्चों में बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत रेयरली की जाती है। मतलब हमारी जो एज क्राइटेरिया आती है वो 18 से 65 साल के बीच में आती है। बच्चों में करने के लिए हमें अलग क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं। हम पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाते हैं कि इन लोगों में जो है इरिवर्सिबल कॉज ऑफ ओबेसिटी होती है। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके अंदर कुछ हार्मोनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो ओबीस है, तो उसको करेक्ट करना जरूरी है। नहीं तो अदरवाइज इट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लेस फिजिकल एक्टिविटी, मोर टीवी टाइम, स्क्रीन टाइम, एंड मोर ऑफ जंक फूड। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। नवनीत जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर एक वेट लॉस सर्जन है। यस, हेलो डॉक्टर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे ये जानना है कि बीइंग फैट और बीइंग ओबीस, व्हाट्स द डिफरेंस? आई थिंक इन्होंने सेशन थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है। सर आप, मैं चाहूंगा इसको अच्छा, ओके। ब्रीफ कर दें एक बार। अच्छा, तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो जरूरी नहीं है कि हर एक ओबीस जो पर्सन है वो फैट हो। तो ओबेसिटी का क्राइटेरिया जो डब्ल्यूएचओ ने बनाया वो बीएमआई पे बेस्ड था। लेकिन जो फैट क्राइटेरिया होता है, जरूरी नहीं कि जिसका बीएमआई नॉर्मल है वो फैट नहीं हो सकता। क्योंकि हाइट और वेट उसके अंदर आता है, लेकिन उसके अंदर हम जो देखते हैं, हम मसल मास नहीं देखते, बाकी चीजें नहीं देखते। तो कई पेशेंट ऐसे होंगे जिनका बीएमआई नॉर्मल है पर तोंद निकली हुई है, ठीक है, और मसल मास टोटली डाउन है, नील है। तो इसीलिए आपको बॉडी कंपोजिशन भी देखनी जरूरी है और बीएमआई भी देखना जरूरी है। सो दैट विल डिफरेंशिएट एन ओबीस पेशेंट फ्रॉम अ फैट पेशेंट। डॉक्टर ट्विंकल, डू थैंक यू वांट टू आस्क समथिंग? डॉक्टर ट्विंकल मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर ट्विंकल।
एनीवेज, अच्छा डॉक्टर साहब, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी, हम स्पेशलिटी की बात करें। अभी तक तो हमने जनरल डिस्कशन करी, अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके इंटरवेंशंस के ऊपर। आप एक हम्म, बैरियाट्रिक सर्जन है, तो सर हम्म। बैरियाट्रिक सर्जरी है क्या, और क्या से ये मतलब हमारे जो बॉडी में है इसका इफेक्ट होता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। देखो, बेरियाट्रिक सर्जरी कॉमन लेमन टर्म में एक तरह से आप कह सकते हो कि वेट लॉस सर्जरी है, ठीक है। लेकिन वेट लॉस लाइपोसक्शन सर्जरी भी होती है और बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं जो वेट लॉस कॉज करते हैं। तो हाउ इट इज डिफरेंट। तो बेरियाट्रिक सर्जरी को जो वेट लॉस के साथ साथ क्लब किया जाता है टर्म में, जैसे टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं मेटाबॉलिक सर्जरी। तो ये जो है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी चेंज करती है वेट लॉस के अलावा। सो अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस इट हेल्प्स इन क्योरिंग अदर डिजीजेज लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस। इसके रिस्क बहुत कम कर देते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द मेन रीजंस कि हम जिस कारण से बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं वो होती है अनकंट्रोल डायबिटीज। कई बार मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के द्वारा भेजे हुए गए होते हैं, क्योंकि उनमें डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही और ओबेसिटी दोनों है। तो ये शॉर्ट बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद वेट लॉस के साथ साथ आपकी डायबिटीज बहुत कंट्रोल में आ जाती है। जो इंसुलिन पे चल रहे होते हैं वो टैबलेट पे आ जाते हैं, जो टैबलेट पे होते हैं उनकी टैबलेट बंद हो जाती है। तो ये कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसे थोड़ा इस सेशन में समझाना मुश्किल है। लेकिन कई हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, GLP-1, PYY पेप्टाइड, ग्रेलिन, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे बॉडी में जिसे ये सर्जरी असर करती है। तो अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस इट हेल्प्स इन क्योरिंग अदर डिजीज, जो बाकी रिलेटेड डिजीज हैं उसको हेल्प करती है, ठीक है। और जो उससे आगे होने वाली जो प्रॉब्लम्स है ओबेसिटी से, उस चीज को भी होने से बचाती हैं। और जो हम कहेंगे कि बेसिकली जैसे बाकी प्रोसीजर्स हो गए, कई पेशेंट मेरे से आके पूछते हैं क्या लाइपोसक्शन सर आप करते हो, बेरियाट्रिक सर्जरी लाइपोसक्शन ये एक ही होता है? दोनों में बहुत फर्क होता है। पहली बात, लाइपोसक्शन इज अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर। वो आपकी शरीर की बनावट को ठीक करने के लिए होता है। वो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेट लॉस दे सकता है, 10 से 12 किलो या 15 किलो, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन जो बेरियाट्रिक सर्जरी है वो आपका जो एक्सेस वेट है, अगर आप मान लीजिए आपका नॉर्मल वेट 80 के आसपास होना चाहिए और आप 180 हैं, तो आपका एक्सेस वेट 100 किलो है, तो वो ऑलमोस्ट 70 to 80% आपका वेट लॉस कर सकती है। यानी कि आप 70 से 80 किलो उस 100 किलो में से लूज कर सकते हो, जो आप किसी भी प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर से नहीं करते हो। इनफैक्ट मेरे कई दोस्त हैं जो प्लास्टिक सर्जन हैं, वो उनके पास कई पेशेंट जाके बोलते हैं कि हमें लाइपोसक्शन करानी है, और वो कहते हैं आपका लाइपोसक्शन से भला नहीं होने वाला है, आप उनके पास जाके दिखाइए। पर लोगों को ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम्म। तो सर एंडोक्राइन सर्जरी और बैरियाट्रिक सर्जरी अलग अलग होता है? नहीं, बेरियाट्रिक एंडोक्राइन एक तरह से सेम है, देखिए। क्योंकि जब आप करते हो, लेकिन उसमें कुछ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन पर्पस से ज्यादा होते हैं। जैसे हम बाईपास सर्जरी कहते हैं, जिसमें मिनी गैस्ट्रिक बाईपास हो गई। कम से कम 10 से 15 तरीके की बेरियाट्रिक सर्जरी है। तो इट ओह। इज नॉट कि हाँ 2-4 प्रोसीजर्स है जैसे हम करे जा रहे हैं। तो 10 से 15 तरीके की अलग अलग बेरियाट्रिक सर्जरी एंडोस्कोपिकली भी होती हैं। बाकी मतलब लैप्रोस्कोपी तरीके से दूरबीन से हम छोटे छोटे कट, 4-5 कट से जो है वो पूरी सर्जरी करते हैं दूरबीन द्वारा। आधे आधे 1-1 सेंटीमीटर के कट होते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप की सर्जरीज है वो डिपेंड करता है कि आपको किस कारण से वेट लॉस चाहिए, मतलब आपको वेट लॉस के साथ साथ और किस कारण के लिए आप आए हो, डायबिटीज के लिए आए हो या कोई और बीमारी के लिए आए, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक शर्ट हर इंसान को नहीं फिट हो सकती है, वन शर्ट डजंट फिट एवरीवन। तो जैसे आप आओगे तो हम वर्कअप करेंगे, इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, सारी चीज देख के तब डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी बेरियाट्रिक सर्जरी बेनिफिट करे। सर ये तो आपने बता दिया कि बैरियाट्रिक सर्जरी के बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पॉसिबल हो तो एक थोड़ा सा डीप बता सकते हैं कि एक्चुअल में होता है क्या, मतलब क्या कोई एंडोस्कोप है जो हमारे बॉडी में जाता है, या क्या इंस्ट्रूमेंट हम्म, ऐसा है, वो इज इट पॉसिबल टू डिस्कस इन हाँ सेशन? हाँ, मैं ब्रीफ में बता सकता हूँ। एक तो जो बेरियाट्रिक सर्जरी जो हम करते हैं वो लैप्रोस्कोपी से करते हैं। लैप्रोस्कोपी होती है की होल सर्जरी, जिसमें हम छोटे छोटे 5-6 छेद करते हैं, आधे आधे 1-1 सेंटीमीटर के। तो वो ना बराबर होते, नजर भी नहीं आते। उससे हम पोर्ट्स डाल के, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे डंडी तरीके के, डंडे की तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पतले पतले, उससे हम अंदर जाके सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अब अलग अलग सर्जरी होती है, जैसे हम सबसे कॉमन जो करी जाती है वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी होती है, जिसमें हम अंदर का जो खाने वाला पेट है उसका साइज छोटा करके ऑलमोस्ट 1/10 कर देते हैं। कि जैसे 1 लीटर का जिसका पेट होता है उसे हम ऑलमोस्ट 100-200 ml का कर देते हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट्स में हमें जिनमें और भी ज्यादा असर चाहिए, उसमें हम उस पाउच के साइज को छोटा करने के साथ साथ हम इंटेस्टाइन को बाईपास कर देते हैं। कि जैसे शुरुआती 100-150 सेंटीमीटर को बाईपास कर देंगे तो खाना जो है नीचे के इंटेस्टाइन में जाएगा, कम खाना न्यूट्रिशन मतलब कम खाना एब्जॉर्ब होगा, तो वेट लॉस भी कॉज करेगा और डायबिटीज और बाकी बीमारियों में भी हेल्प करेगा। तो जैसे जैसे अलग अलग सर्जरीज हैं उसका अलग अलग टेक्निक होती है, लेकिन मोटा मोटा लैप्रोस्कोपी से होती है, दूरबीन द्वारा होती है, और रिकवरी 2 से 3 दिन में हो जाती है। तो सर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं लॉन्ग टर्म में?
देखो लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट ये है कि वेट लॉस हो जाता है और बीमारियां ठीक हो जाती है। ओके। और बाकी साइड इफेक्ट जो मैं कहूंगा कि बेसिकली क्योंकि आप कम खाना ले पा रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली आप खाना चाहोगे भी तो भी नहीं ले पाओगे। आप ये मान लो कि जैसे मैंने बताया आपके पेट का साइज मैंने 1/10 कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद आप उतनी डाइट ले नहीं पाओगे। ऐसे में आपको एक डाइट प्लान फॉलो करना जरूरी है, बिकॉज क्वांटिटी लेस है। ये नहीं है कि हम आपको भूखा रहना, भूखा तो आप वैसे ही रहोगे, आप खा ही नहीं पाओगे। लेकिन जब आप कम ले रहे हो तो आपको प्रोटीन की इनटेक आपकी बढ़ानी है। मैं इस तरह से समझाता हूँ कि जैसे आपका पेट का साइज हो गया 6 से 7 साल के बच्चे का, तो 6 से 7 साल का बच्चा 1-1.5 रोटी या 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाता। नहीं खाता। लेकिन आपका आपका शरीर है 40 साल का और खुराक है 6 साल के बच्चे की, तो आपको बेसिकली उसमें हेल्दी खुराक लेनी पड़ेगी, प्रोटीन इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, अननेसेसरी कैलोरीज अवॉइड करनी होंगी। क्या होता है कि भाई हम 2 रोटी खाएं, यहाँ हम उठा के 10 रसगुल्ले खा ले, ठीक है, पेट तो 10 रसगुल्ले से भी उतना ही भरेगा जो 2 रोटी से भरेगा, लेकिन कैलोरीज कितनी चली गई। Challenge। तो आगे जो है आपको कैलोरी इतनी जरूरी है, हेल्दी खाना खाना जरूरी है, प्रोटीन इनटेक अच्छी रखनी जरूरी है, क्योंकि आप कम ले रहे हो। हम हमारा पर्पस ये नहीं है कि आपका वेट लॉस हो मसल लॉस के साथ, हमें चाहिए कि आप हेल्दी नजर आए, आपका चेहरा हेल्दी दिखे, बॉडी फिट रहे। तो इसलिए प्रोटीन इनटेक अच्छा होना जरूरी है, कैलोरीज काउंट होना जरूरी है। तभी सर्जरी के बाद जो है 20 से 25% काम आगे फिजिकल एक्टिविटी और आपकी डाइट का होता है, जिसे हम अच्छे से मॉनिटर करते हैं, तो वो चीज हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। सर एक बस मैं सेशन को भी हम क्लोज करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आजकल एडवांसमेंट्स बहुत हो गई हैं मेडिकल साइंस में, तो सर ब्रेटिक सर्जरी में क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं? लेटेस्ट बिल्कुल जो पहले ट्रेडिशनल थी और आज आपको लगता है कि हाँ ये लेटेस्ट है, और आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि क्या टेक्नोलॉजी न्यू आ सकती है, वो थोड़ा सा बताएं। लेटेस्ट में मैं आपको सिर्फ उसका एक क्रोनोलॉजी बताऊंगा कि पहले जब शुरू हुई थी तब ओपन सर्जरी से होती थी, फिर जो हुई लैप्रोस्कोपी से, जो हम की होल सर्जरी से कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अभी हम जो करते हैं वो रोबोटिक सर्जरी हो गई है, कि रोबोट की यूज से हम बेसिकली वही सर्जरी और आसान तरीके से और सेफ तरीके से परफॉर्म करते हैं। और उसमें और लेटेस्ट जो आ गया वो हो गया एंडोस्कोपी, जो हम एंडोस्कोपी करते हैं, जिससे हम मुंह के द्वारा डालते हैं ना, स्कोप डालते हैं, जी। तो उससे भी डाल के हम अंदर गैस्ट्रिक बलून या अंदर गैस्ट्रोप्लास्टी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बहुत एडवांसमेंट्स होती जा रही है, और हैंसफोर्थ भी आगे जाते जाते वी विल मेक इट इवन मोर सेफ एंड इवन मोर इजियर, कि जिसमें रिकवरी जल्दी हो और पेशेंट की सेफ्टी प्रोफाइल सबसे बेटर हो। जी, नमिता जी कुछ पूछना चाहेंगे? नमिता अग्रवाल जी। मैं ये कह रही, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, बताइए। हाँ जी नमिता जी। हाँ जी, ये वेट है ना उम्र के हिसाब से बढ़ता है, मतलब अपना रूटीन अपना वही चल रहा है, तो वेट बढ़ रहा है जैसे थोड़ा मेरा, तो वो हाँ क्यों बढ़ता है? मैं तो कुछ खाती नहीं फास्ट फूड वगैरह, नहीं, उसमें फिर दो भी। चीजें होती है, नहीं हाँ मैं वही बता रहा हूँ, उसमें दो चीजें होती है कि एक तो कई बार क्या होता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है, आपको पता नहीं चलती, और दूसरा कई बार और मेडिकल इश्यूज होते हैं जो आप चेक नहीं कराते इसलिए पता नहीं चलते। जैसे एज के साथ साथ कई लोगों को थायराइड हो जाता है, थायराइड की दिक्कत होती है, बट पता नहीं चलेगा, सटल सटल तरीके होंगे जिससे आइडिया मिलेगा, जैसे भाई नींद ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी, आपको जो है आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, तो थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। तो यू हैव टू गेट योर थायराइड चेक, आपको अपने ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ये सारी बीमारियों की, तो फिर और आपको इस चीज के बारे में फाइंड आउट करना जरूरी है कि आप कोई चीज मिस तो नहीं कर रही है। उसके अलावा अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, जैसे जैसे एज बढ़ती है ऑब्वियसली बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट कम होता जाता है, मेटाबॉलिज्म रेट कम होगा तो कैलोरी कम बर्न होगी, तो आपको उस उतनी ही एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, वॉक, ब्रिस्क वॉक, ये सारी एक्टिविटीज करनी होंगी। ओके सर तो आई थिंक बहुत अच्छा सेशन रहा, तो लास्ट में आप प्लीज कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट टिप्स बताइए, कुछ वेट लॉस टिप्स बताइए, इसके सर्जरी की नौबत ही ना आए। और देखो कोशिश सोसाइटी को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, प्लीज ये मुझे। देखो लाइफस्टाइल टिप्स में तो मैं यही कहूंगा कि फर्स्ट फिजिकल एक्टिविटी, और हर इंसान कहता है कि मैं घर पे काम करती हूँ, या फीमेल जो मोस्टली कहती हैं उसे मैं फिजिकल एक्टिविटी में इसलिए नहीं मानता क्योंकि परसिस्टेंट नहीं है। तो आपको दिनचर्या में कम से कम 1.25 से 1 घंटा डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी के लिए देना है। कई लोग जो वो टाइम नहीं दे पाते हैं वो फिटबिट की वॉचेज और ये सारी आगे जिसमें अपने स्टेप्स काउंट करते हैं, तो ये सारी चीजें भी अच्छी चीज है, इट्स एन ऑप्शन विच इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो अवेयरनेस हो कि आप किसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं, फर्स्ट। सेकंड, जंक फूड का सेवन कम रखिए। थर्ड जो है, रात के टाइम पे जैसे हम सोते वक्त जो है उस टाइम पे खान करिए, जो मंच करने की आदत है ना, मैं जंक फूड के साथ साथ हम कई बार भाई नमकीन खा लिया, कुछ और निकाल लिया, मतलब चटर मटर कुछ कुछ चाहिए होता है, तो ये सारी चीजें वेट गेन करने की वजह से दिक्कत कॉज करती हैं, तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी होंगी।
और जहाँ तक मैसेज टू सोसाइटी है तो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। ये तो कोविड के टाइम में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास तो कई पेशेंट आते हैं तो हम यही कहते हैं कि भाई आपको बेसिकली वेट लॉस करना इस टाइम पे और भी जरूरी है, बिकॉज हमने कई लोगों में देखा जिनमें कोविड और मोटापा ये बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन रहा है। तो हेल्दी होना जरूरी है। सारी दुनिया जो है इस टाइम पर, पैंडेमिक के टाइम पर, हेल्थ इसलिए रख भी रही थी। भाई कोई आयुर्वेद की चीजें ले रहा है, कोई च्यवनप्राश खा रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो इट इज अ गुड थिंग। तो दिस थिंग हैज गिवन अस अवेयरनेस और इस चीज को आगे बरकरार रखिए लाइफ लॉन्ग। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक सेशन मोस्ट वेलकम। अच्छा, आई थिंक ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। डॉक्टर ट्विंकल कुछ पूछना चाहें? डॉक्टर ट्विंकल मैम ने ज्वाइन किया है। एनीवेज, सो थैंक यू सो मच सर। मैं आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड थैंकफुल कि हम अपनी तरफ से जिस तरह से थोड़ा सा सोसाइटी को दे सके या थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट कर सके, तो इट इज गुड एंड बिल्कुल। मैं थैंक यू सर। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्टे फिट, स्टे हेल्दी रहें। और किसी भी तरह की अगर आपको हेल्थ इशू है तो प्लीज आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इस चीज को बिल्कुल निगलेक्ट मत करें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनु भारद्वाज, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। अपना कीमती समय में दिया। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।